Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 14 दिसंबर 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है घाना को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया के अंदर में जो एफडीआई होता है, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के अंदर में निवेश करती हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये करंट समय पर $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है, जिस वजह से ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स रिसेंटली आपने कुछ इस प्रकार से देखे होंगे। ये टॉपिक हमारा इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू न्यूज़पेपर हो, सभी जगह पे कवर किया गया है। लेकिन बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल ले लिया है, जहां पे मेंशन किया गया है इंडिया का एफडीआई $1 ट्रिलियन को हिट कर चुका है। और इसमें जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, क्योंकि बाहर विदेश के जितने भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो अभी तक का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो है एक छोटा सा आइलैंड नेशन। और वो जो छोटा सा देश है, मैं नाम को बता देता हूँ, वो है मॉरिशस। ठीक है, और बताया जाता है कि मॉरिशस की जो टोटल जीडीपी है वो भारत का जो एक पर्टिकुलर स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उससे भी कई गुना कम है। लेकिन उसके बावजूद भी मॉरिशस की साइड से ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आया है। अब भारत के अंदर में ये एफडीआई इंक्रीज हुआ, इसके पीछे के वेरियस रीजंस भी हैं। रीजंस बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिसेंट समय पर अपने पॉलिसी के अंदर में चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एफडीआई इंक्रीज हुआ है। जो कंपनीज हैं बाहर की, उनको एक सपोर्ट मिला है। अब क्वेश्चन ये है कि एफडीआई का डेटा आखिरकार आया कहाँ से। तो एफडीआई का जो डेटा रिलीज करने वाली बॉडी है उसको हम बोलते हैं डीपीआईआईटी। इसका एक फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने ये सारा डेटा दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट किया है और ये बताते हैं कि जैसे आज एफडीआई $1 ट्रिलियन का क्रॉस हो चुका है, तो फिर इसमें सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई दोस्तों आया है मॉरिशस की साइड से। जैसे मैंने आपको बताया, ये टॉप सोर्स है एफडीआई का। तो $1 ट्रिलियन में 25% जो टोटल इनफ्लो है वो सीधा मॉरिशस से आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों मॉरिशस के बाद दूसरे नंबर पर आता है सिंगापुर, जहां से 24% का एफडीआई इनफ्लो देखने को मिलेगा। फिर थर्ड नंबर पर आता है यूएसए, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर है नेदरलैंड, देन उसके बाद है जापान, देन है यूके। ये सब देश दोस्तों इस प्रकार से आपको सीक्वेंस में नजर आएंगे। जैसे यूएसए का कंट्रीब्यूशन 10% का है, नेदरलैंड का 7% का, जापान का 6% का एंड यूके का 5% का। तो ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। ये वो देश हैं जहां से इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। फिर कुछ छोटे कंट्रीब्यूटर्स भी हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि चाहे वो यूएई हो या केमन आइलैंड्स हो, जर्मनी हो, साइप्रस हो, ये भी दोस्तों यहाँ पर इंडिया के अंदर में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली कुल मिलाकर ये मेजर सोर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो देश हैं जहाँ से ढेर सारा इन्वेस्टमेंट एफडीआई के फॉर्म में आता है भारत में। अब अगर आप देखेंगे तो मॉरिशस हो या सिंगापुर हो, इनके साथ में एक हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी भी है। और दूसरी बात, यहाँ पे मॉरिशस और या फिर सिंगापुर हो, इनको टैक्स हेवन के तौर पर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे टैक्स में बहुत सारी छूट होती है। तो दूसरे देश से भी जो पैसा आता है वो अगर इंडिया में आ रहा है तो मॉरिशस के रास्ते होके आता है, क्योंकि मॉरिशस में टैक्स के ऊपर में बहुत सारी छूट मिलती है, क्योंकि इनके साथ में ऑलरेडी डील हो चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से इन देशों को टैक्स हेवन भी बोला जाता है। तो इस वजह से मॉरिशस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार वो कौन कौन से सेक्टर है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आया होगा वो किसी ना किसी सेक्टर में तो किया गया होगा। तो वो कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नजर आएगा। तो उसमें है आपके फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर, कंसल्टेंसी सेक्टर। जो दूसरे मेजर सेक्टर्स है जहाँ पे सबसे बड़ा ये निवेश आया है वो है आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा जहां पे हम पहले अगर थोड़ा बहुत डेटा देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना एफडीआई नहीं आया करता था।
बट हुआ क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंट समय पर एक नया प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट मिला, जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दोस्तों जो एफडीआई है वो 69% से इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में। ये हमारे पास में डेटा है। फिर पिछले 10 सालों की ग्रोथ देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा मैसिव ग्रोथ है, क्योंकि मेंशन ये किया जाता है कि आज जो भी यहाँ पे हमारे पास में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का एफडीआई आ चुका है, इसमें से अकेला $709 बिलियन का जो ये पूरा एफडीआई है वो केवल पिछले 10 सालों में आया है, अप्रैल 2014 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में। तो एफडीआई में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा हुआ है। रीज़न ये बताया गया है क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर में बदलाव कराए, और बदलाव जैसे कि यहाँ पर मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव हो गया, और मैंने आपको बताया जितने भी सेक्टरल पॉलिसीज़ हैं सेक्टर्स के अंदर में उसको और ज़्यादा ओपन कर दिया गया है। जीएसटी कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, जिससे क्या हुआ, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, मार्केट में हमने एक बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दिया, तो उन लोगों को इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही लगा इंडिया के अंदर में, जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट आया, और आगे भी बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं इंडिया के प्रति। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना कैसे, क्योंकि $1 ट्रिलियन जैसे मैंने बोला कि नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। फिर भी सर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक टाइम ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है इस $1 ट्रिलियन की वैल्यू। ये बोलते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति $1 पर सेकेंड कमा रहा है, मतलब हर सेकेंड वो $1 कमा रहा है, और $1 की वैल्यू क्या है इंडियन रुपीज़ में आप सभी को पता है, तो भी उसको $1 ट्रिलियन कमाने में 31,709 ईयर्स लग जाएंगे, इतना समय लग जाएगा उसको। ठीक है, और कंपैरिजन करने के लिए टोटल जो आज की भारत की जीडीपी है 2024 में वो लगभग $3.89 ट्रिलियन की है। हमारा टारगेट है कि इंडिया की जीडीपी को $5 ट्रिलियन की बनाना, ये आपको पता ही है ना, कि अब हमारा एक मेन टारगेट ये है कि पहले भारत की जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक लेकर जाना। तो करंट समय पर हम $3.89 ट्रिलियन पर हैं, जो कि 2014 में लगभग $2 ट्रिलियन हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी एक मैसिव इंक्रीमेंट आपको नजर आएगा। लेकिन 1 ट्रिलियन की वैल्यू क्या है वो मैं आपको बताना चाहता था, कि अगर आप $1 पर सेकंड हर सेकंड भी कमा रहे हैं तो भी 31,709 साल लग जाएंगे $1 ट्रिलियन तक पहुंचने में। तो इतना अमाउंट आया, तो उसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में ढेर सारे चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो ज़्यादातर जो सेक्टर है वहाँ पे 100% एफडीआई कर दिया गया, तो बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। और ध्यान में रखिएगा जो एफडीआई आता है इसके 2 रूट्स होते हैं, 2 रास्ते से यहाँ पर ये निवेश होता है। एक तो होता है आपका ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, दूसरा होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। जो ऑटोमेटिक रूट होता है यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है, जो भी बाहर से निवेश करना चाहता है इंडिया के अंदर में, वो आराम से निवेश कर सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के किसी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। जब वो पैसा लगा देगा किसी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कर देगा, उसके बाद जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बता सकता है कि हाँ मैंने कुछ अमाउंट, ये अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ये तो हो गया ऑटोमेटिक रूट, जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे कह सकते हैं दूसरा रूट है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। तो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले यहाँ पे सरकार से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। जब पहले अप्रूवल लेंगे उसी के बाद में यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, और दोनों ही तरीकों में दोस्तों यहाँ पर एक कह सकते हैं बड़ा मैसिव ग्रोथ हुआ है रिसेंट समय पर। लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया एफडीआई को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, उसको पूरी तरह से रोक रखा है। अच्छा, ऐसे वो कौन से एरियाज़ हैं, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली यहाँ पर ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो जो लॉटरीज़ वाले सेक्टर्स हैं, या गैम्बलिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट बिजनेस है, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ध्यान में रखिए, ये सेक्टर्स के ऊपर में रोक लगा रखी है, ये प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एथिकल इशू आ जाता है, क्योंकि ये सही नहीं है लॉटरी, गैम्बलिंग, रियल एस्टेट, इसमें भी हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लें। ठीक है, फिर उसके बाद इसी आर्टिकल में बताया यह गया है कि पिछले कुछ समय पर कुछ और भी चेंजेस हुए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया, एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया। जैसे भाई कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसको फंडिंग चाहिए तो वो एक एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग ले सकती है। तो वो जो फंडिंग आती है उसके ऊपर में गवर्नमेंट टैक्स काटती थी, एंजल टैक्स, तो इसको हटा दिया गया। प्लस जो कॉरपोरेट के ऊपर में टैक्स चार्ज किया जाता था उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है बाहर की कंपनीज़ के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको लगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही है। तो ये जो रिफॉर्म्स करे गए हैं इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आया है।
ठीक है। आज अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये बाहर से जो पैसा आ रहा है, ये भारत में लगभग 60 अलग अलग सेक्टर्स में फैल चुका है। ऐसे 60 सेक्टर्स है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है, और ये सेक्टर्स हमारे 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला के नंबर बता रहा हूँ 31, इन दोनों रीजन्स में यहाँ पर इन अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। बाकी गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर दुनिया भर में चीज़ें अपडेट हो रही हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर लगातार रिफॉर्म्स करते चलना, और गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी हम कोशिश करेंगे कि एफडीआई को ग्रो करें भारत के अंदर में। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि सर एफडीआई होता क्या है, ये तो अब वैसे आप समझ गए हैं सिंपल मतलब से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एफडीआई के साथ साथ आपको पता होगा एक और टर्म यूज़ किया जाता है, एफपीआई। ये होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या फ़र्क होता है दोनों में, चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जो एफडीआई होता है, ये बेसिकली यहाँ पर जो बाहर का कोई निवेशक है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो सीधा इन्वेस्टमेंट कर देता है किसी कंपनी के अंदर में, है ना। किसी कंपनी के अंदर में उसने यहाँ पे पैसा लगा दिया, वो कहलाता है यहाँ पर एफडीआई। लेकिन इसका एक बड़ा रोल होता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर होता है ये एक्टिव इन्वेस्टर होता है। इसका एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनी में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इसका कंट्रोल भी ज़्यादा होता है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। जबकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई होता है, ये एफडीआई के मामले में काफ़ी कमज़ोर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर कह सकते हैं जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे भारत का स्टॉक मार्केट है, हमारे बॉन्ड्स हैं, उन सबको परचेज करता है कोई बाहर का इन्वेस्टर, तो उसको बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जबकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सीधा एक एंटरप्राइज के अंदर में पैसा लगाया जा रहा है, उसमें एक कह सकते हैं बड़ी ओनरशिप उसके पास में आ रही है। जबकि एफपीआई के अंदर में सीधा क्या कर रहा है, बाहर से जो व्यक्ति है उसने हमारे स्टॉक में से कुछ स्टॉक्स को परचेज किया है, बॉन्ड्स को परचेज किया है। ठीक है। तो एफपीआई वाला पैसिव इन्वेस्टर होता है, इसमें एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो उसका कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा होता है उस इन्वेस्टर का, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है। तो ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो चलिए फिर आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये डिटेल्स वगैरह देखी हैं, ये सभी डिटेल्स दोस्तों एक सिंपल से पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती हैं, एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर्स का कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड होता है, डेली अपलोड होता है, और वहाँ पे इतना सारा कंटेंट आपको मिल जाता है, और डेली बेसिस पे अपलोड होने की वजह से आपका जो काम है वो काफ़ी कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है, कुछ रिवीजन करना है तो पुरानी चीज़ सर्च करनी है, 10 महीने पहले की कोई न्यूज़ है उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपके पास में पीडीएफ का कलेक्शन होगा तो कितने ही पीडीएफ खोलोगे, याद करोगे यार क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे डेट वाइज पीडीएफ पढ़ा है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, तो स्टोरेज का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ग्रुप में आज अगर आप आज भी ज्वाइन होते हैं तो ऐसा नहीं है केवल आज से कंटेंट मिलना शुरू होगा, पुराने सभी कंटेंट भी, करंट अफेयर के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गारंटी है कुछ दिनों बाद ही आपका अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा इस ग्रुप में। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अब दोस्तों पेज नंबर 1 को देखोगे तो एक आर्टिकल ये भी है पेज नंबर 1 पे, और ये भी है। ये वाला तो जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये वाला आर्टिकल दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे हम आज ये भी सीखेंगे कि जो हमारे जजेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे जज होते हैं उनको हटाया कैसे जाता है पद से, इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि अभी जज को हटाने की बात की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हैं एस के यादव, काफ़ी ट्रेंड में है, अपने हेट स्पीच देने की वजह से इनको इम्पीच करने की बात की जा रही है। और ये जो मोशन है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो
55 ओपोजिशन एमपीज़ हैं, उन्होंने इस मोशन को साइन भी कर दिया है। तो शुरुआत हो गई है यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके इम्पीचमेंट के प्रोसेस की। तो ये इम्पीचमेंट होता कैसे है हर एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और काम की खबर जान लेते हैं, वो ये है। तो दोस्तों, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट, आपको पता है रिसेंटली श्रीलंका में इलेक्शंस हुए और एक नए प्रेसिडेंट चुनकर आए जिनका नाम है अनुराग कुमार। तो ये भारत को विजिट करने वाले हैं, कल आएंगे और 15 से लेकर 17 दिसंबर तक इंडिया में रहने वाले हैं। बहुत सारे डिस्कशंस होंगे। फिर बताया ये भी जा रहा है कि अभी आप देखेंगे तो इनकी जो विजिट होगी न्यू दिल्ली में, यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ में ये बातचीत करने वाले हैं। हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में यहाँ पर ये डिस्कशंस करेंगे और जो भी यहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया और श्रीलंका के, वो भी डिस्कस किए जाएंगे पीएम मोदी के साथ में। फिर जो भी यहाँ पे और भी डील हो सकती हैं वो सब डील्स को लेकर डिस्कशंस होने वाले हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ में यहाँ पर ये बातचीत करने वाले हैं। फिर यहीं पे कुछ बायलैटरल प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, वो भी डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो मीटिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो श्रीलंका में भारत लगा रहा है, श्रीलंका में ढेर सारा इंडियन इन्वेस्टमेंट है, तो वो सब भी यहाँ पर डिस्कस होगा इस मीटिंग के अंदर में। क्योंकि रिसेंट समय पर हमने ये देखा है कि श्रीलंका किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। तो अभी कोशिश यहाँ पे इन नए प्रेसिडेंट की यही रहेगी कि श्रीलंका को इस क्राइसिस वाली इकॉनमी से निकालना, क्योंकि पिछली जो सरकार थी दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा करप्ट थी। लोग नाराज़ थे पिछली गवर्नमेंट से और उसी गवर्नमेंट के अंडर में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुए। आज यहाँ पे श्रीलंका को बहुत सारा पैकेज की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, उसमें यहाँ पर इंडिया इनकी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा भारत श्रीलंका के बीच में और कहाँ पर कॉपरेशन हो सकता है। फिर उसके बाद जो फिशरी सेक्टर है, ये फिशरी सेक्टर में दोनों देशों के बीच में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुधारा जा सकता है वो भी यहाँ पर डिस्कशन होगा। अडानी प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे श्रीलंका के अंदर में। रिसेंट समय पर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई जब यूएसए की साइड से एलिगेशंस लगाए गए, तो श्रीलंका भी बोलने लगा कि हम भी इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे, एक बार देखेंगे। तो उसको लेकर भी डिस्कशंस होंगे कि भाई आगे कैसे इन प्रोजेक्ट्स को फर्दर ऑपरेट किया जाएगा। तो ये सब बातचीत होने वाली है। अब देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा वर्ड बोला है, होने वाली है, तो इसके ऊपर में इतना जोर मत दीजिएगा। कल आएंगे, ये डिस्कशंस होंगे, जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाएंगे। तो आपके पास में एक सटीक कंफर्म न्यूज़ भी होगी तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत काम की चीज़ है। इतनी काम की चीज़ है कि यूपीएससी ने 2 मेंस के क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। मेंस में ये सवाल पूछे हुए हैं 15-15 मार्क्स के। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए इंडिया और श्रीलंका के जो संबंध है, रिलेशंस है, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। देखिए, अगर हम दोनों देशों की बात करेंगे तो इनके हिस्टोरिकल टाइज से इनके रिलेशन शुरू होते हैं, क्योंकि श्रीलंका हमारा बहुत ही ज़्यादा करीबी और पड़ोसी देश है। ठीक है, जस्ट नीचे ही यहाँ पर इंडिया के वो प्रेजेंट है, तो एक हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। स्पेशली आज श्रीलंका भारत के बीच में कल्चर हो, रिलीजन हो या ट्रेड भी हो, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा संबंध जुड़ते हैं। स्पेशली बहुत सारे श्रीलंकन्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका कनेक्शन इंडिया से है। या फिर अगर आप देखेंगे बुद्धिज़्म की बात करेंगे तो श्रीलंका में एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं रिलीजन है बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म की शुरुआत होती है इंडिया से ही। तो बुद्धिज़्म भी एक बड़ा रोल प्ले करता है दोनों देशों को जोड़ने का। तो ये तो दोस्तों इसके ऐतिहासिक रिलेशंस हो गए। लेकिन दोनों देशों में बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज भी आपको नजर आएंगे। इकोनॉमिक मतलब हम बात कर रहे हैं अब फाइनेंशियल रिलेशंस की। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2022 हो गया, 23 हो गया, ये 2 वो पर्टिकुलर ईयर्स है जहां पे श्रीलंका की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। स्पेशली मैंने बताया कि वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं। श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में, उसके बाद से अभी तक इनकी इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी जितनी हालत 2022 में हुई। उसमें भारत ने इनको सपोर्ट किया। इंडिया ने लगभग $4 बिलियन का यहाँ पे सपोर्ट किया है ये श्रीलंका को। इंडिया वो देश था जो कि सबसे पहला देश बनकर आया है श्रीलंका को इनके बुरे समय पर हेल्प करने के लिए, और हम लगातार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में भी काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि श्रीलंका को और ढेर सारा जो पैकेज है वो प्रोवाइड करवाया जा सके, ये अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकें। दूसरा, अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो दोनों देशों के बीच में एक और चीज़ आती है, वो है ETCA अग्रीमेंट। इसका नाम है इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन अग्रीमेंट। दोनों देश लगातार मिलकर इकोनॉमी के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में कोऑपरेट करने की बात करते हैं इस अग्रीमेंट के माध्यम से। फिर रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि इंडिया का जो UPI सिस्टम है जो आज हम यूज़ करते हैं, इस UPI सिस्टम को श्रीलंका ने रिसेंटली अडॉप्ट करा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव ये रहा। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में फिनटेक कनेक्टिविटी बनेगी। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि
ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं श्रीलंका से इंडिया और इंडिया से श्रीलंका में बाय यूजिंग दिस यूपीआई। देन उसके बाद में श्रीलंका की जो इकॉनमी है इतनी ज़्यादा वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रही थी, तो हमने ये देखा कि जो भी व्यापार होगा दोनों देशों के बीच में, यहाँ पर हम रूपी में, जो लोकल करेंसी है इंडिया की रूपी जो है, उसी के माध्यम से दोस्तों हम ट्रेड का सेटलमेंट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं अपने लोकल करेंसी में। इससे यहाँ पर इंडिया की जो रूपी है और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आएगा। फिर बात आता है ट्रेड का। तो ट्रेड में अगर आप देखोगे तो इंडिया श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। आज श्रीलंका को जो भी मदद मिलती है, जो भी सामान ये एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ज़्यादातर यूएसए यूके को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आधे से ज़्यादा एक्सपोर्ट दोस्तों इंडिया में करते हैं ये, और इंडिया आज सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है श्रीलंका के अंदर में। फिर बात आती है पार्टिसिपेशन की। तो देखिए, भारत और श्रीलंका दोनों पड़ोसी देश हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिम्स्टेक का नाम आपने सुना होगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसी प्रकार से सार्क आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा। ये वो ग्रुप्स हैं जहाँ पर भारत और श्रीलंका दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों एक दूसरे को मिलकर भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज टूरिज्म। श्रीलंका की जो इकॉनमी है दोस्तों, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर में। लोग घूमने जाते हैं, अब घूमने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर पैसा खर्चेंगे। तो पैसा खर्चेंगे, वो पैसा कहाँ पे जाएगा? श्रीलंका की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो 2022 में अगर आप देखेंगे, अगेन इंडिया सबसे बड़ा सोर्स रहा टूरिस्ट का फॉर दी श्रीलंका। लगभग यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट ऐसे थे जो भारत से गए थे श्रीलंका के अंदर में। अब उन्हीं के पैसों से यहाँ पर उनकी इकॉनमी का डेवलपमेंट रिसेंटली यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा दोनों देशों के संबंध में एक और ख़ास चीज़ है। वो क्या है? दोनों देशों ने रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस किया है, और स्पेशली यहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे कोई भी देश हो जिसने भी हमारे साथ में कुछ भी किया हो, चाहे मालदीव्स का एग्जाम्पल ले लो, रिसेंटली यहाँ पर किस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं मालदीव्स के मिनिस्टर्स की साइड से, जो भी हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बिलीव करता है। भारत का ये कमिटमेंट है कि जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं उनको हम यहाँ पर हर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं। उसमें श्रीलंका भी आता है। फिर दूसरी बात, श्रीलंका को सपोर्ट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि श्रीलंका की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। जस्ट कह सकते हैं कि इंडियन ओशन वाले पोर्शन पर भारत के टिप पर प्रेजेंट है। अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया है, नीचे श्रीलंका है, बीच में इनके आता है पाक स्ट्रेट। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। नीचे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, और ये वो जगह है जहाँ से बहुत सारे व्यापार होते हैं, जो शिप्स हैं वो निकलते हैं इधर से उधर। तो यहाँ पे हम नहीं चाहते कोई तीसरा कंट्री आकर श्रीलंका के ऊपर में दबाव डाले। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर चाइना की, तो चाइना ने ऐसा किया अभी। एक्चुअली में चाइना ने बहुत सारा लोन दे रखा है श्रीलंका को। आज श्रीलंका चाइना के लोन के अंदर में दबा हुआ है, और ये लोन नहीं चुका पा रहे हैं। लोन चुकाएंगे तो उसके लिए भी लोन लेना पड़ जाएगा, इतने बुरे हालात हैं। इसलिए इन्होंने अपना हम्बनतोता पोर्ट वो चाइना को 99 साल के लिए रेंट पर दे दिया है। अब 99 साल होते बहुत ज़्यादा हैं यार, है ना? तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, और हम नहीं चाहते इस पॉइंट पे कोई तीसरा कंट्री, स्पेशली यहाँ पर एक ऐसा कंट्री जिसके साथ में हमारे रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे ना हो, वो यहाँ पे अपना दबदबा बनाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी बात कर ही रहा था कि दोनों देशों के संबंध के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो चैलेंज है, वो यही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और इंडिया इस चीज़ को लेकर चिंतित है। ठीक है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था दोस्तों हम्बनतोता पोर्ट की, तो एग्जैक्टली वो ये पोर्ट है। और उसी तरीके से मालदीव्स में भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है। फिर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में यहाँ पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे कर करके यहाँ पर ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। और चाइना की इसी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर एक नाम दिया जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। ये चाइना की टेक्निक है इंडिया को चारों तरफ से घेरना। इसमें श्रीलंका चाइना के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो हम नहीं चाहते कि चाइना श्रीलंका का यूज़ कर सके। इसलिए आज भारत का बहुत बड़ा सपोर्ट श्रीलंका के प्रति रहता भी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो दोनों देशों के बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंज, चाइना इन्फ्लुएंस के बाद जो दूसरा चैलेंज आता है वो है फिशरी डिस्प्यूट। क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे मछुआरे जो तमिलनाडु से सीधा यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आते हैं और श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, और श्रीलंका की नेवी उनको अरेस्ट करके ले जाती है, और अरेस्ट करने के बाद में उनके जहाज़ को जब्त कर लेती है। काफ़ी सारे ऐसे मछुआरे होंगे जो अभी भी श्रीलंका के जेल में बंद होंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि दोनों देशों के बीच में जो इलीगल फिशिंग हो जाती है और मछुआरों को जो अरेस्ट कर लिया जाता है, इस मामले को सुलझाया जाए।
जो कि रिसेंटली डिस्कस भी किया जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था तो ये बताया था कि कल जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट आएंगे तो फिशरी सेक्टर का जो डिस्प्यूट है वो भी डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। फिर एक और मुद्दा है दोस्तों, वह है कच्चातीवू आइलैंड डिस्प्यूट। देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं कच्चातीवू आइलैंड, और ये जो कच्चातीवू आइलैंड है ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, बट जो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उन्होंने यहाँ पर इस कच्चातीवू आइलैंड को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। लेकिन आज हमारे ही मछुआरे जब कच्चातीवू आइलैंड तक जाते हैं, अपना जो मछली पकड़ने वाला नेट है उसको सुखा रहे होते हैं, तो इतने में श्रीलंका की नेवी आती है, उनको अरेस्ट करके ले जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कच्चातीवू आइलैंड है ये एक बड़ा कह सकते हैं कि ऐसा जोन बना हुआ है जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। और रिसेंट आपने देखा होगा कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सरकार के ऊपर में, केंद्र सरकार के ऊपर में इस चीज़ को लेकर भी जोर दिया था कि कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका से वापस लिया जाए। अब आपको लगता है श्रीलंका वो आइलैंड वापस कर देगा, या वो चाहेगा वो आइलैंड वापस करना? अपनी टेरिटरी को कम करना कौन चाहता है? अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना सब चाहते हैं। तो ये भी एक डिस्प्यूट बना रहता है दोनों देशों के बीच में। फिर एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी एंड स्मगलिंग, क्योंकि ये मैरीटाइम बाउंड्री है, बहुत सारे जहाज़ आते जाते रहते हैं, आसपास के पड़ोसी देश हैं, तो इलीगल तरीके से यहाँ पर जो गुड्स की स्मगलिंग है वो होती है, या ड्रग्स की स्मगलिंग भी दोस्तों दोनों देशों के बीच में देखने को मिल जाती है। इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से जो लोग हैं वो इंडिया की टेरिटरी में घुस जाते हैं इसी पर्टिकुलर रीजन से, वो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेगा। तो मैं आपको हर एक पॉइंट कवर करवा के चलवा रहा हूँ कि इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं, दोनों का एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, और इंपॉर्टेंस के बाद दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस में कहाँ कहाँ पर समस्या भी देखने को मिल जाती है वो भी बता दिया। अब लास्ट में दोस्तों इसके सोल्यूशन को भी एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार जब इतनी सारी दिक्कतें हैं तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश है तो अच्छे रिलेशंस होना ज़रूरी है। तो पहला दोस्तों यहाँ पर जो उपाय हो सकता है वो है जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोल एंड ट्रेनिंग। भाई दोनों देश आपस में मिलकर अपने समुद्र वाले हिस्से में दस्तक मार सकते हैं, और दस्तक मारेंगे तो साथ में मिलकर यहाँ पर उस पेट्रोलिंग को कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं श्रीलंका के कोस्ट गार्ड्स को, है ना, ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी उस पूरे समुद्र वाले जोन में ना हो सके। फिर दूसरा दो है पीपल टू पीपल टाइज को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एक दूसरे के देश में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को प्रमोट कर सकते हैं, श्रीलंका के कल्चर प्रोग्राम को इंडिया में, इंडिया के कल्चर प्रोग्राम को श्रीलंका में। इससे टूरिज्म का ही बढ़ावा होगा, इससे यहाँ पर श्रीलंका को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। भारत जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट श्रीलंका में ऑलरेडी लगा रहा है, तो अब श्रीलंका के साथ में, उनकी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर और भी प्रोजेक्ट्स हम लगा सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। फिर बात, क्योंकि उससे सपोर्ट दोनों को मिलेगा, इंडिया को भी मिलेगा, श्रीलंका की इकॉनमी को भी मिलेगा, और श्रीलंका की इकॉनमी को सख्त ज़रूरत है कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सपोर्ट मिल जाए। फिर बात आती है ECTA इम्प्लीमेंटेशन, जो इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये दोनों देशों को मिलकर इस पर काम करना होगा कि इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो भी व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है उस व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, उनको फटाफट कम कर दिया जाए, जिससे दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड्स को बूस्ट अप किया जा सकेगा, यानी बढ़ावा दिया जा सकेगा। फिर एट द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को हम दोस्तों बढ़ा सकते हैं। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला सकते हैं जहाँ पे श्रीलंका के स्टूडेंट्स इंडिया में आ सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के आधार पे, और बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप जब किताब पढ़ोगे अलग से GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन की कोई सेपरेट किताब लेकर बैठोगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी देश चर्चाओं में है, जिनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी मिनिस्टर जा रहा है किसी देश में, उन देशों के साथ में सेपरेटली संबंध पढ़ लो, जो रिलेशंस है वो पढ़ लो। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा अलग से फोकस करने की ज़रूरत नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बुक पे जिसमें बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं। फिर आपका सिलेबस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है करंट अफेयर्स के साथ में कवर कर लिया जाए। अब कितने अच्छे से आप लोगों ने कवर किया है ये तय किया जाएगा इस मेंस क्वेश्चन के बेसिस पे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा UPSC किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अभी सिंपल से एक सवाल दे रहा हूँ, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस इन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। आज भारत और श्रीलंका के संबंध में कौन कौन सी मेजर चुनौतियां हैं वो बताइए। उसके अलावा कैसे ये दोनों देश आपस में मिलकर इन चुनौतियों से लड़ सकते हैं वो भी समझाइए। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन ये बोलता है, भारत श्रीलंका संबंधों में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए दोनों देश मिलकर कैसे काम कर सकते हैं वो भी बताइए।
आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। अब देखिए यहीं पर दोस्तों यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप देखो 2022 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंडिया एक बहुत ज़्यादा पुराना दोस्त है श्रीलंका का। तो यहाँ पे आपको समझाना है भारत का जो रोल है श्रीलंका के रीसेंट क्राइसिस के अंदर में वो किस तरीके से हो सकता है श्रीलंका को हेल्प करने को लेकर। तो 2022 का क्वेश्चन है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया श्रीलंका के रिस्पेक्ट में आप ये डिस्कस कीजिए कि कौन कौन से डोमेस्टिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो 2013 का क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको सब जगह मिल जाएंगे, इंटरनेट पर सभी जगह पे अवेलेबल होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल रहते हैं। इस वजह से थोड़ा हट के क्वेश्चन दिया है, इसको अटैम्प्ट कीजिएगा क्योंकि अब अलग से पूछने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं। लेकिन अगली खबर पर बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मेक श्योर क्या करो चैनल के ऊपर में जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लेना, बेल आइकॉन को दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि कल जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। ठीक है, और हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट भी है यार, 6 लाख सब्सक्राइबर्स तक जाना है। अभी हम उस रास्ते पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि डेली यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ इन वीडियोज़ के माध्यम से, और ये वीडियो डेली ही आती है चाहे कैसा भी सिनेरियो क्यों ना हो। डेली अपलोड होती है तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप हो जाती है, कैसे पढ़ना है वो तरीका पता चल जाता है, सिलेबस से कैसे लिंक करते हैं वो पता चल जाता है। तो आपके करंट अफेयर्स थ्रू न्यूज़पेपर दोस्तों यहाँ पे हम कवर कर रहे होते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो ये आर्टिकल कर लिया हमने ख़त्म। आते हैं अगले आर्टिकल पर। ये टॉपिक और ज़बरदस्त होने वाला है। देखिए हुआ क्या है, जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं करंट समय पर वो चाहती हैं हाई कोर्ट के एक जज को हटाना। आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जिनका नाम है SK यादव, वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए हैं जहां पे उन्होंने हेट स्पीच दी है। हेट स्पीच माइनॉरिटी के अगेंस्ट में। उन्होंने ये बोला कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं इंडिया के अंदर में, इंडिया में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जिनकी, उनके हिसाब से देश चलना चाहिए। इस प्रकार के कुछ स्टेटमेंट दिए गए। तो आप कह सकते हैं ऑब्वियस सी बात है, एक जज को पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि अभी परसों मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे जो कोड ऑफ रूल होते हैं या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं एक जज के लिए, वो डिस्कस किए थे। तो उसमें क्लियरली मेंशन है, और यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर जो SK यादव हैं वो हेट स्पीच के अंदर में इन्वॉल्व हुए हुए हैं। तो क्या हुआ, इससे कम्युनल डिसहार्मनी हो सकती है ना, लोगों के बीच में एक गुस्सा पैदा हो सकता है, स्पेशली रिलीजन के बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। संविधान के अंदर में एक बहुत बड़ा उल्लंघन किया गया है, जिस वजह से जो ये MPs हैं करंट समय पर राज्यसभा के अंदर, जो ओपोजिशन MPs हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ये जज हैं शेखर कुमार यादव यानी SK यादव, इनका इम्पीचमेंट किया जाए। इम्पीचमेंट मतलब इनको रिमूव किया जाए, हटाया जाए इनके पद से। देखिए ये जो वर्ड है ना इम्पीचमेंट, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं बताया गया है। ठीक है, इम्पीचमेंट की जगह रिमूवल वर्ड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो इम्पीचमेंट है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्टली इम्पीचमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम इम्पीचमेंट वर्ड के थ्रू समझ जाते हैं कि हाँ, हम जज को उसके पद से हटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर डेलीगेशन है, ये जो ग्रुप इकट्ठा हो चुका है जो मांग कर रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को हटाने की, इनको लेकर एक प्रॉपर मात्रा में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट MP हैं कपिल सिब्बल, इनका फ़ोटो आप बगल वाले आर्टिकल में देख पा रहे होंगे। इसमें कांग्रेस के कुछ नेता हैं, TMC के नेता हैं, ये सब मिलकर यहाँ पर इस मोशन को लेकर आ चुके हैं। इस मोशन को लगभग 55 ओपोजिशन MPs, ठीक है, 55 ऐसे हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ओपोजिशन पार्टीज़ के, तो उन सब ने मिलकर साइन कर दिया है, जिससे इस प्रोसेस की शुरुआत हो रही है। क्योंकि ओपोजिशन की मांग यह है कि ऐसे रिमार्क्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके के स्टेटमेंट अगर जज देगा तो ये क्लियरली वायलेशन है इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ का, या जुडिशियल लाइफ को लेकर जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उसका वायलेशन है। तो हमें यहाँ पे सुधार करना होगा, जज को इस पद से हटाना होगा। और इन सब MPs ने मिलकर राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ साहब, इनके ऊपर मैं जोर दिया है कि आप प्रोसीडिंग्स को शुरू कीजिए ये SK यादव को हटाने के लिए।
ठीक है, और ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा क्योंकि ओपोजिशन एमपीज़ में लगभग 55 ओपोजिशन एमपीज़ हैं जिन्होंने इसको साइन कर दिया है। तो प्रोसेस यहाँ पे शुरू होगा। आगे और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा और अगर स्टेप्स सही तरीके से फॉलो किए जाते हैं, इस मामले में सफल हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे उनको इस पद से हटाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं इम्पीच करना। बट क्वेश्चन यह है कि ये अभी पहला स्टेप चला गया है, तो इसके बाद वेरियस और भी स्टेप्स होते हैं जब भी हम एक जज को रिमूव करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट के बारे में, क्योंकि ये आर्टिकल अब आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, बट खाली करंट इशू चल रहा है, इस वजह से आपने क्या करना पड़ेगा, इसको अपने सिलेबस के साथ में लिंक करना होगा और सिलेबस में आपको ये समझना होगा कि आखिरकार हम जजेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर रिमूवल ना होता तो जजेस के पास में एक अल्टीमेट पावर होती। तो यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए ये इम्पीचमेंट प्रोसेस को दिया गया है। और जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि इम्पीचमेंट के बारे में कोई भी क्लियरली या एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। कहीं पर भी जब लिखा हुआ है तो रिमूवल की बात होती है। जब भी बात होती है इम्पीचमेंट की तो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि उसका मतलब ही रिमूवल होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट तरीके से मेंशन नहीं है, समझ गए। लेकिन एक जज को रिमूव किया जा सकता है, यानी इम्पीच किया जा सकता है। हम जो वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो इम्पीच यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कैसे, हमारे पार्लियामेंट के बेसिस पे इसको हटाया जा सकता है। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है भारत के जजेस के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है ताकि जुडिशल अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर बना के रखा जा सके। कहने का मतलब है जो जुडिशरी है, जुडिशरी के पास में ऑलरेडी अल्टीमेट पावर्स हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, है ना, क्योंकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अब समझ जाओ कोई जुडिशरी ऑपोजिशन पार्टी के साथ में मिल जाए या रूलिंग गवर्नमेंट के साथ में मिल जाए, तो इससे क्या होगा, जो हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, क्या वो इंडिपेंडेंट रह पाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जजमेंट्स उनके क्या कह सकते हैं कि फेयर रहेंगे? नहीं, वो बायस हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस है कि अगर हमको दिख रहा है कहीं पर कि कोई भी जज इस प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से पकड़ा गया, जैसे यहाँ पर एसके यादव की बात हो रही है कि उन्होंने इस प्रकार का यहाँ पर कह सकते हैं एक इवेंट के अंदर में स्टेटमेंट दे दिया, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन कर रहा है, तो यहाँ पर जुडिशरी के ऊपर भी चेक करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, जुडिशरी को भी जवाबदेही बनना होगा। तो उसी के लिए यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस है कि उनको भी उस पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है और कैसे हटा सकते हैं, ज़रा ये सुनिए। क्वेश्चन यह है कि जैसे सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज को हटाया जा रहा है, तो क्या हम केवल हाई कोर्ट के जज को इम्पीच कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा संविधान पावर देता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 124 क्लॉज 4 को देखोगे तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के प्रोसेस को दर्शाता है और ऐसा ही प्रोसेस दोस्तों हाई कोर्ट के जजेस के लिए है। बट ये हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 218 में मेंशन्ड है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूवल प्रोसेस आर्टिकल 124 में है, हाई कोर्ट के जजेस रिमूवल प्रोसेस आर्टिकल 218 में है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है किस आधार पे किया जाएगा कि भाई या तो प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो जज है वो मिसबिहेव कर रहा है, वो जुडिशरी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको ब्रीच कर चुका है, जुडिशरी को जो चीज़ फॉलो करने चाहिए था, जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके अगेंस्ट जा चुका है। अगर ऐसा प्रूफ कर दिया जाएगा तो इस आधार पर जज को हटाया जा सकता है। या दूसरा तरीका हो सकता है इनकैपेसिटी, यानी अब एक जो जज है इसके अंदर में क्षमता नहीं है काम करने की, अपनी जुडिशियल ड्यूटीज़ को ये परफॉर्म नहीं कर सकता, या फिर कह सकते हैं वो फिजिकली इतना एक्टिव नहीं है, मेंटली इतना एक्टिव नहीं है, तो कैपेसिटी कम होने की वजह से भी उस पर्टिकुलर यहाँ पर जज को हटाया जा सकता है। ये दो तरीके हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे जज को नहीं हटा पाएंगे, आपको ये दो चीज़ें यहाँ पर अपनानी पड़ेंगी अगर आप जज के रिमूवल को चाहते हैं तो। अब मान लो यहाँ पर जैसे कि एसके यादव का जो केस आया, इसमें यहाँ पर इनको जो मिसबिहेव करते हुए देखा गया, जुडिशरी के जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को इन्होंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो इस आधार पे यहाँ पे क्या होगा, अब ये इनका इम्पीचमेंट होगा। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में सबसे पहला कदम क्या होगा, ये जो मोशन है इसको हमें पास करवाना होगा। अब ये मोशन की शुरुआत हो सकती है। अब ये देखिए दोस्तों, इम्पीचमेंट के लिए जो ये मोशन है इसको लोकसभा से 100 मेंबर्स का सपोर्ट मिलना चाहिए या फिर राज्यसभा के 50 मेंबर्स के थ्रू सपोर्ट मिलना चाहिए, और अभी यहाँ पर 55 मेंबर्स का सपोर्ट मिल चुका है। तो इस तरीके से ये सपोर्ट मिलेगा, तब क्या होगा, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के जो चेयरमैन ये यहाँ पर इस मामले को रिव्यू करेंगे और इंडिविजुअल से आपस में कंसल्ट करेंगे
फिर उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे इस मोशन को एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उस मोशन को रिजेक्ट करेंगे, एडमिट करेंगे। समझ गए? एडमिट कर लेंगे तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, रिजेक्ट कर देंगे तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2018 में भी एक ऐसा ही केस हुआ था, जहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, इनके अगेंस्ट में एक मोशन को पास किया गया, लेकिन क्या हुआ, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो मामला खत्म वहीं पे। मतलब बातचीत करने के बाद में, कंसल्ट करने के बाद में वहाँ पे रिजेक्ट हो गया वो मामला। तो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही मोशन को एडमिट या रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंश्योर ये करता है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का सपोर्ट नहीं लिया है, मतलब कि आपने, मान लो आप राज्यसभा में ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो प्रॉपर मात्रा में लोगों ने साइन नहीं किया है इस मोशन को, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो राज्यसभा से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर 50 मेंबर्स का ये साइन होना चाहिए, 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। लोकसभा में 100 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये इम्पीचमेंट के प्रोसेस में जो मोशन है दोस्तों, इसको इनिशिएट किया जाएगा या शुरू किया जाएगा। अब मान लीजिए इस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, एक इंक्वायरी कमेटी को बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये पहला स्टेप है, मोशन एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट होने के बाद में कमेटी बनेगी और इस कमेटी के अंदर में जो लोकसभा के स्पीकर हैं या राज्यसभा के चेयरमैन हैं, वो 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं। और 3 मेंबर कौन कौन होंगे, एक तो होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसमें हो सकते हैं। दूसरे कौन होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और तीसरा यहाँ पे होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ के मामले में एक्सपर्ट है, लॉ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, और इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए। एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट के पास में एक पावर भी होती है, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में उसको जज बना सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को जज नहीं बना सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको जज भी बना सकते हैं अगर आपके पास में लॉ की एक अल्टीमेट नॉलेज है तो ऐसे व्यक्ति को भी रखा जाता है। तो ये 3 लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, 3 मेंबर की कमेटी तैयार की जाती है। अब ये कमेटी इंक्वायरी करेगी कि उस जज ने वाकई में ऐसा काम किया है जो एलिगेशन जज के ऊपर में लगाए गए हैं। फिर वो कुछ सबूत इकट्ठा करेगी, फिर वो चार्जेस को कहीं ना कहीं देखेगी कि भाई यहाँ पर इसका सही तरीके से यहाँ पर उपयोग हो सके। देन उसके बाद में क्या होगा, जो सबूत वगैरह है वो सब इकट्ठा करने के बाद में, गवाह को इकट्ठा करने के बाद में क्या होगा, ये जो कमेटी है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी। फिर उसके बाद में जो भी रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है वो सीधा हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिया जाएगा, यानी लोकसभा के स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को, जहाँ पे ये मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है। जिस भी हाउस में ये मोशन लाया गया था शुरुआती तौर पे, उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको ये रिपोर्ट दे दिया जाएगा। और मान लो यहाँ पर उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो जज है वो गिल्टी है, मुजरिम है, मतलब हाँ गलत किया है, मिसकंडक्ट किया है, इनकेपेबल है, तो दोस्तों यहाँ पर इस रिपोर्ट को लेकर पार्लियामेंट में एक डिबेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, फेवर अगेंस्ट में लेकर सब बातचीत शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, जब ये डिबेट हो रही होगी तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की साइड से इस मोशन को अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। और ध्यान में रखिए, पार्लियामेंट के दोनों हाउस की जब बात करता हूं तो मैं लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात कर रहा हूं, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। तो दोनों सभा से क्या होना चाहिए, यह मोशन पास होना चाहिए। और क्योंकि आपको पता है कोई भी बिल पास करवाना होता है उसके लिए मेजोरिटी चाहिए होती है। अब मेजोरिटी अलग अलग प्रकार की होती है ना, आपने सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, ये मोशन को अप्रूव करेंगे एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। इसमें क्या होगा, जो हमारे हाउस की टोटल मेंबरशिप है, ठीक है, मतलब जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी ऑफ लोग चाहिए, और एटलीस्ट जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वो वोट करने चाहिए, तो उनका वोटिंग यहाँ पर चाहिए होगा। इस तरीके से क्या होगा, ये जो मोशन है इसको अप्रूवल मिल जाएगा। अब मोशन को अप्रूवल मिल गया, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया पूरी तरह से। तो एक्सेप्ट करने के बाद में क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा वो। अब मोशन को अडॉप्ट कर लिया गया, सपोज ये सारी प्रक्रिया सफल हो गई, तो मोशन अडॉप्ट हो गया दोनों हाउसेस में। अडॉप्ट होने के बाद में प्रेसिडेंट को यहाँ पे सौंप दिया गया। अब प्रेसिडेंट का काम होगा कि भाई यहाँ पर इस तरीके से जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है इसको फाइनल करना, और उसके बाद में क्या करना, उस जज को उस पद से हटा देना। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं जजेस को रिमूव करने का, ध्यान में रखिएगा। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो भी किताबें पढ़ेंगे आपकी पॉलिटी के सिलेबस का यहाँ पर हिस्सा है, जिस वजह से आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। बाकी आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है इसके लिए ज़रूरत क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया, इससे चेक एंड बैलेंस बना रहता है। ठीक है भाई, इससे यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि भाई इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से कि जुडिशरी का मिसयूज़ ना हो सके,
है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है। इसमें इंक्वायरी जो हम करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, बहुत सारे एक्सपर्ट चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल बना रहे। ऐसा ना हो कि इन्वेस्टिगेशन किसी एक तरफ रहे, है ना। और उसके बाद पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हर एक प्रक्रिया को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है ताकि कोई क्वेश्चन ना कर सके इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस में भी। ठीक है कि हाँ भाई इसको बचा लिया गया, इसको छोड़ दिया गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रोसेस दिए गए हैं कि भाई आप कुछ नहीं कह सकते, किसी प्रकार का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये है कुछ तरीका जजेस को रिमूव करने का। तो क्वेश्चन यह है, इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है जजेस को रिमूव करा गया है? हाँ, तो ऐसे कई बार इम्पीचमेंट के अटेम्प्ट्स किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस वी रामास्वामी 1993 का केस है इनका, जस्टिस सौमित्रा सेन 2011 का केस है। तो ऐसे केसेस आए हैं, इनके खिलाफ में इम्पीचमेंट प्रोसेस किया गया है, कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कंप्लीट तरीके से किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया इन दोनों केसेस में भी। ठीक है, तो इस वजह से बोला जाता है कि जो ये प्रोसेस है रिमूव करने का, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसमें हर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने है दोस्तों, अगले ही पेज पे प्रेजेंट है। एक रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट को लेकर डिटेल तो बहुत सारी हैं यार, वो मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा। अभी के लिए यहाँ पर बस खाली इतना आर्टिकल देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है जो WHO है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक ग्लोबल स्टेटस पब्लिश किया फ्राइडे में, और ये बोला कि 2021 वाला जो साल था, उस 2021 में हर घंटे 30 लोग पानी में डूब के ख़त्म हो गए। पानी में डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो पानी में डूबने की वजह से भी डेथ होती है, ये एक बड़ा साइलेंट किलर है, एक बड़ा कह सकते हैं प्रॉब्लम है। और अगर हमने ऐसी सिचुएशन को नहीं रोका, कैसे रोक सकते हैं? वार्निंग देके, या बच्चों को स्पेशली स्विमिंग प्रैक्टिस करवा के, या जहाँ पर भी स्विमिंग अलाउ की गई है वहाँ पे एक व्यक्ति रखना होगा जो एक्सपर्ट होगा हर चीज़ के ऊपर में, जिसको CPR वगैरह आता होगा, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग कर सके, इंसान को बचा सके अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो। क्योंकि ये साइलेंट किलर है। WHO ये बोलता है कि पानी में डूबने की वजह से जो मृत्यु है इसकी संख्या बढ़ रही है। मतलब पहले के कंपैरिजन में फिर भी कम हुई है, लेकिन हम आज के समय के मॉडर्न हिसाब से ये और कम होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। और अगर ये कम नहीं होता है तो 2050 तक, कब तक? साल 2050 तक 7.2 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनकी जान जाएगी पानी में डूबने की वजह से। समुद्र में तैरने गए, डूब के मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप इमेजिन करो 2021 में हर घंटे 30 लोगों की जान गई है पानी में डूबने की वजह से। और सबसे ज़्यादा जान गई है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें इंडिया भी आता है, और 83,000 के आसपास डेथ वहीं से हुई है। WHO के डायरेक्टर का कहना यह है कि भाई इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है, क्योंकि इस डेथ वाली लिस्ट को देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। बच्चे रिस्क में, स्पेशली वो बच्चे भी जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वो बच्चे भी हैं इसमें। ऐसे बच्चे भी जिनकी उम्र 5 से 14 साल है, ऐसे 19% बच्चे हैं। फिर कुछ यंग पीपल हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 29 है, ऐसे 14% है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा खतरनाक बच्चे ही हैं जिनकी जान गई है डूबने की वजह से। तो उनको या तो यहाँ पे स्विमिंग प्रैक्टिस करवाना, या जहाँ पे आपने स्विमिंग को अलाउ किया है ना, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर में ध्यान रख सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। या फिर जिस एरिया में खतरा है, आपको पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग डूबते हैं, तो भाई वहाँ पे आप स्विमिंग को प्रोहिबिट कर दो और उस पर ध्यान रखो। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, हम बोर्ड लगा देते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, हम उस पर रोक टोक नहीं कर रहे। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये विशाखापट्टनम का दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सामने कि हेयर स्विमिंग इज़ प्रोहिबिटेड, यहाँ तैरना मना है। फिर भी आप लोग देख पाओगे पीछे कितने अंदर तक गए हुए हैं। किसी ना किसी वजह से तो यहाँ पे वार्निंग बोर्ड लगाया गया होगा ना। तो वही बोला जा रहा है कि भाई ऐसी चीज़ों के ऊपर में मॉनिटर करना ज़रूरी है, अदरवाइज आगे हाल क्या होगा बता ही चुका हूँ। 2050 तक 7.2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान जाएगी इस ड्राउनिंग की वजह से, यानी डूबने की वजह से। बाकी एक और स्पेशल डेटा में लेकर आया था कि भाई इसके पीछे क्या क्या फैक्टर हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, प्रीलिम्स के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं ड्रोनिंग को लेकर कि भाई बताइए, ड्रोनिंग डिजास्टर एक साइलेंट डिजास्टर है इंडिया में, इसमें क्या चैलेंजेस हैं। तो ये थोड़ा डेटा याद रखना। उसके अलावा यहाँ पर इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया अवेयरनेस वगैरह फैलाना एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। अवेयरनेस के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना, मॉनिटरिंग करना भी बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप जेंडर को देखेंगे तो जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, ये इनकी सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है, डेथ हुई है ड्रोनिंग की वजह से, डूबने की वजह से। फीमेल में फिर भी यहाँ पर ये डेटा बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जितने भी लोगों की डेथ हो रही है उसको कम करने की आवश्यकता है। अब छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है तो भैया उनको वाटर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप स्कूल के अंदर में एक नई एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, स्विमिंग की एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, समझ गए। चलिए आगे आते हैं। फिर एक और न्यूज़ आर्टिकल है, पेज नंबर 1 पे ही प्रेजेंट है। जैसा आपको पता होगा, रिसेंटली पुष्पा 2 मामले में जो मुद्दा है थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया था। अभी रिसेंटली पुष्पा 2 जो मूवी है वो रिलीज़ हुई है। जब रिलीज़ हुई तो इसका जो पहला प्रीमियर हुआ, तो पहला प्रीमियर में दोस्तों अल्लू अर्जुन पहुंचे। तो अल्लू अर्जुन के पहुंचने की वजह से वहां पे जो लोग प्रेजेंट थे उनमें एक भगदड़ मच गई और उस स्टाम्पीड की वजह से एक महिला की जान चली गई। तो जिनकी यहाँ पर जान गई है उनका एक छोटा सा बेटा भी है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, वो भी काफ़ी इंजर्ड हो गया था। तो बेसिकली यहाँ पर अल्लू अर्जुन को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये केस में जो कह सकते हैं कि चार्ज किया गया है, ये आप देख पाएंगे। इवन उनको अरेस्ट भी किया गया था। तो ये बोला जा रहा है कि कल जब अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट होने के कुछ ही घंटों के अंदर में हाई कोर्ट ने इनको जो ग्रांट्स है वो प्रोवाइड करवा दी हैं और बेल दे दी है स्पेशली, है ना। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर बेल वगैरह दे दी है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बेल अभी कुछ समय के लिए है, आगे प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं तो देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोगों का कहना यह है, देखिए जो एक्टर है उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था भाई, ऐसा उनका कुछ भी मतलब वो नहीं था कि भाई जानबूझ के कोई भगदड़ मच जाए या ऐसा कुछ हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। बट ऐसा हो गया, वो इत्तेफाक था। तो ऐसे केसेस को उसी तरीके से डील किया जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि लॉ के हिसाब से यहाँ पर इन चीज़ों को डील करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। फिलहाल और भी जो अपडेट्स होंगे वो आगे यहाँ पर देख लिए जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। मेक श्योर करें चैनल के ऊपर में अगर आप प्रेजेंट है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो के ऊपर में लाइक का बटन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।